संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। आप लिखे हुए भी देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान के जो मुख्य मुख्य स्रोत हैं, स्रोत का मतलब जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए वो कौन कौन से देशों से हमने ग्रहण किए। भारतीय संविधान के जितने भी जो संविधान सभा के सदस्य थे या संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे वो लगभग वकील या वकालत किए हुए लोग थे, एडवोकेट थे लगभग सभी, और सभी लोग लगभग विदेशों में पढ़े हुए थे। तो उन्होंने वहाँ के देशों में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए उन संवैधानिक प्रावधानों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन कर कर उनको लगा कि इन प्रावधानों को हम भारतीय संविधान में भी रखें, भारतीय नागरिकों के लिए भी ऐसे विकल्प खोले जाए कि वो उनको ऐसे कानून उनके लिए लागू किए जाए कि एक भारत में सुचारू रूप से जो संचालन पद्धति है वो निरंतर रूप से चलती रहे, ऐसी उनकी मानसिकता थी। इस कारण जो भारतीय संविधान के स्रोत लिए गए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो भारतीय संविधान के जो स्रोत थे, लगभग आपने पीछे पढ़ा था 1935 का भारत शासन अधिनियम। उस 1935 भारत शासन अधिनियम था, उसमें से लगभग जो भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद हुबहू ऐसे कि ऐसे उनकी थोड़ी बहुत भाषा, उनकी लैंग्वेज बदलकर भारतीय संविधान में रखे गए। तो हम कह सकते हैं कि जो लगभग भारतीय संविधान का 60% हिस्सा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इस कारण भारतीय संविधान जो सर्वाधिक ऋणी है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सर्वाधिक प्रावधान लिए गए वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। आज हम ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं या ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। आपने हेडिंग देखी होगी भारतीय संविधान के स्रोत, और भारतीय संविधान के स्रोतों में हम सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमने ग्रहण किया और उनको हम भारतीय संविधान में रखे। पहला जो हमने लिया और लिया राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान किया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और उसके बाद में जो निर्वाचित राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति होगा ये कैसा होगा? निर्वाचित होगा। अब अमेरिका का संविधान भी देखते होंगे आप, अमेरिका के संविधान में जो प्रावधान किया गया, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वहाँ पर अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है। तो वहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है, परंतु यहाँ पर भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु वहाँ पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यहाँ पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति कैसा होगा? निर्वाचित होगा। ये हमने प्रावधान भी कहाँ से लिया? अमेरिका से। यानी राष्ट्रपति का पद और निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ऐसे प्रावधान हमने कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और एक जो प्रावधान है वो तीसरा प्रावधान है कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो कार्यपालिका होती है, संघीय कार्यपालिका होती है, उस संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो वास्तविक प्रमुख या वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय जो प्रणाली अपनाई गई है, इसके कारण संवैधानिक प्रमुख तो कौन होगा? कार्यपालिका का राष्ट्रपति होगा। और वास्तविक प्रमुख या प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये कार्यपालिका का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया। उसके बाद में अगला जो प्रावधान लिया गया हमने, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। और आपने देखा होगा अनुच्छेद जो 53 है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
अगला जो हमने प्रावधान लिया वो लिया महाभियोग। अब महाभियोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। महाभियोग जो लगाया जाता है भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस पर लागू होगी? राष्ट्रपति पर। यानी इस महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। वैसे आपने गाइडों में, किताबों में पढ़ा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके खिलाफ भी जो महाभियोग प्रक्रिया वो विशेष प्रावधान किया गया है। उनके लिए हम जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। परंतु जो स्पेशल अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसको हटाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए केवल राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग है, वो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद में मूल अधिकार जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसमें नागरिकों को जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से ग्रहण किया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद में जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण किया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। और फिर अगला जो प्रावधान है राज्यसभा का पदेन सभापति का जो पद होता है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति बनता है ये उपराष्ट्रपति ही बनता है। ऐसी सारी जो व्यवस्था है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। फिर हमने न्यायपालिका, निष्पक्ष और जो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान हमने ग्रहण किया वो कहाँ से किया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद में जो अगला प्रावधान है न्यायिक पुनरावलोकन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। जो आपने ओपन बैच में देखा होगा और जो कभी नहीं देखी वो स्टूडेंट भी गौर से सुने। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है संविधान के अनुच्छेद 13 में जो है लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि ऐसी कोई विधि या कानून जो संसद द्वारा निर्मित हो या राष्ट्रपति का कोई अध्यादेश, वो कानून अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या न्याय संगत नहीं है या विधि के विरुद्ध है, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका उन्हें शून्य घोषित कर सकती है या न्यायपालिका उनका पुनरावलोकन कर सकती है। तो ऐसी जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण की? वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। विधि का समान संरक्षण, आपने अनुच्छेद 14 में देखा होगा, एक तो विधि के समक्ष समानता है और एक विधि का समान संरक्षण। ये विधि का जो समान संरक्षण है ये प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहां पर विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो विधि का समान संरक्षण वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। एक जो वित्तीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 360 में आपने पढ़ा होगा, वो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली जो विधि है वो उस विधि का भी हमने जो प्रावधान लिया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब वो जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि है, प्रणाली है, उसमें आपने देखा होगा जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक जो गुप्त मत प्रणाली द्वारा जो निर्वाचन होता है वो ऐसी व्यवस्था जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। और न्यायाधीशों को पद मुक्त करना मतलब न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। जो न्यायाधीशों को पद मुक्त किया जाता है और वो पद मुक्त की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई। और जो हमारी प्रस्तावना है वो जो भारतीय संविधान का जो प्रारंभिक प्रस्तावना से होता है, ऐसी जो व्यवस्था है प्रस्तावना वाली, वो प्रस्तावना भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। उसके बाद में जो अगला जो हमने जो स्रोत लिए वो लिए इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिए गए। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था हमने पहले भी चर्चा की थी इसके बारे में। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान
वो इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की गई। जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये संसदीय शासन व्यवस्था भारत में इंग्लैंड से ग्रहण की गई। जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद होती है, आपको ज्ञात हो तो जो मंत्री परिषद होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो मंत्री होते हैं, वो सारी व्यवस्था वो हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की। उसके बाद में होता है एकल नागरिकता। जो आपने भारतीय संविधान का भाग 2 है, उस भारतीय संविधान के भाग 2 में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता का मतलब जो भारतीय नागरिक होंगे उनके पास केवल भारत की नागरिकता होगी। अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसे प्रावधान है। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। और जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, वो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली? इंग्लैंड से ली। कानून निर्माण का मतलब जिस प्रकार संसद कानूनों का निर्माण करती है, पहले दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव को रखती है, उसके बाद में दोनों सदनों से पारित होने के बाद अनुच्छेद 111 के प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको लागू करता है। तो ऐसी जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, तो वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण की? इंग्लैंड से ग्रहण की थी। उसके बाद में विधि के समक्ष समानता। अभी मैंने ऊपर वाले टॉपिक में चर्चा की थी, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ये जो दोनों प्रावधान है, ये दोनों प्रावधान आपको अनुच्छेद 14 में देखने को मिलेंगे। तो विधि के समक्ष जो समानता है वो इंग्लैंड से ग्रहण की गई और विधि का समान संरक्षण वो अमेरिका से। दोनों भिन्न भिन्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है दोनों में से। आप ध्यान रखिए, विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से, और आपने देखा होगा विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से? अमेरिका से। दोनों भिन्न भिन्न है और दोनों में से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भारतीय संविधान विधि के समक्ष सब समान है, तो संसद सदस्यों को विशेषाधिकार क्यों है? ये भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, संसद सदस्यों के लिए, विधानसभा सदस्यों के लिए जो विशेष प्रावधान थे वो किए गए थे। और जो संसद सदस्यों के जो विशेषाधिकार उनको दिए गए, और आपको ज्ञात हो एक है अनुच्छेद 105। उस अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के जो विशेषाधिकार है और जो विशेषाधिकार के जो प्रावधान थे वो हमने इंग्लैंड से ग्रहण किए थे। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया? इंग्लैंड से ग्रहण किया। उसके बाद में आता है कनाडा। हमने कनाडा से जो जो प्रावधान लिए उन प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। संघ व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। इसका मतलब सीधा सा है कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों के विभाजन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो सारे के सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए? वो लिए गए कनाडा के संविधान से। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन वाला जो प्रावधान, संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी संघ और राज्यों के बीच जो आपस में कड़ी का कार्य, जोड़ने का कार्य, ऐसी जो व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी सभी राज्य संघ के अधीन रहेंगे। ये सब व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति। ये जो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, ये नियुक्ति का प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। और आज आप वर्तमान में देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा की जाती है। संघ सरकार द्वारा की जाती है और संघ सरकार में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति को जो नियुक्ति पत्र जो देते हैं वो केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद होती है वो उनके नामों का सुझाव देती है और उन्हीं नामों को नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कहाँ से लिए गए? कनाडा से। जो अवशिष्ट शक्ति संघ सरकार के पास, आप बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ से। जो संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन का कार्य है, संघ सूची राज्य सूची आपने पढ़ा होगा। तो वो संघ और राज्य सूचियों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया जाता था। उसके बाद में एक होती है समवर्ती सूची जो दोनों राज्यों के बीच, और एक होती है अवशिष्ट सूची के विषय, पढ़े होंगे आपने। जो अवशिष्ट शक्ति है, अवशिष्ट शक्ति मतलब ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। इन तीनों सूचियों में अगर कोई विषय शामिल नहीं हो रहे, जो शेष बच जाते हैं, आप नाम से हो रहे अवशिष्ट, जो शेष बच गए
तीनों में शामिल होने के बाद। तो इन अवशिष्ट सूचियों के विषयों पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? संघ सरकार के पास, यानी केंद्र सरकार के पास होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। यहाँ का पहला प्रश्न बना है अवशिष्ट जो सूची के विषय हैं, या अवशिष्ट जो सूची है कहाँ से? कनाडा से। और जो अवशिष्ट सूची के विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है किसके पास है? संघ सरकार के पास। अगले जो देश है वो है फ्रांस। और फ्रांस से जो व्यवस्था ग्रहण की गई वो हम देखेंगे। पहला, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्र का मतलब होता है जो भारत का राष्ट्रपति है, वो जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का जो, जहाँ पर जिस देश में राष्ट्रपति यानी राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता हो वो राष्ट्र गणतंत्रात्मक शासन कहलाता है। भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी है, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी है, और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। तो जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई वो हमने फ्रांस से ग्रहण किया गया। फिर 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो ब्रदरहुड की भावना है, वो ऐसे 3 शब्द जो हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों के तीनों हमने कहाँ से ग्रहण किए? फ्रांस से ग्रहण किए। उसके बाद में आता है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष या इसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, आपने संसदीय शासन व्यवस्था में देखा होगा, जो संसद के सदस्य होते हैं, और संसद के सदस्यों को संविधान में प्रावधान है कि शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, परंतु राष्ट्रपति क्या करता है? किसी वरिष्ठ सदस्य को जो संसद से चुनकर आया है, ऐसे सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर बनाता है, और वो अस्थायी अध्यक्ष उन्हें अन्य सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। जो ऐसा प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी जो अध्यक्ष पद का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण किया? फ्रांस ने। और हमने पीछे जो वीडियो में पढ़ा था संविधान सभा में की जो पहली बैठक हुई थी उनमें भी आपने गौर किया होगा कि जो मैंने पहली बैठक का अध्यक्ष बताया था सच्चिदानंद सिन्हा, वो सच्चिदानंद सिन्हा भी उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो जो हमने ऐसी व्यवस्था अपनाई वो कहाँ से अपनाई? फ्रांस से, अस्थायी अध्यक्ष। तो हमने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और फ्रांस से जो मूल प्रावधान लिए गए उनके बारे में चर्चा करें कि हमने। बाकी के जो हैं वो भी चर्चा करेंगे, बाकी जो देशों के साथ रह गया। तो आप एक बार इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छी तरीके से। मैं दूर हट रहा हूँ। आप सभी ने देख लिया होगा। अब आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या प्रावधान किए गए। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो समवर्ती सूची होती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो कानून बनाती है ऐसे विषय, उनको हम समवर्ती सूची में डालते हैं। और जो समवर्ती सूची है उस समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। फिर यह है प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से, जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की। उसके बाद में सोवियत संघ, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय तो ये सोवियत संघ ही हुआ करता था, एक संगठन हुआ करता था। परंतु बाद में 1991 के बाद में इस सोवियत संघ का विघटन हो गया और उससे बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो गए और एक स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप में अलग निकला, रूस। यानी कुछ इस सोवियत संघ के जो अधीन थे वो अलग हो गए और एक रूस रहा। आज का रूस, उस समय का सोवियत संघ। इस रूस से हमने ग्रहण किए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो संविधान के भाग 4 में मिलते हैं, यानी मूल संविधान में नहीं जोड़े थे, हमने बाद में जोड़े थे इनको। तो मूल कर्तव्य जो आज वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था ली गई थी वो रूस के संविधान यानी सोवियत संघ के संविधान से ली गई। एक प्रावधान है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है, आर्थिक नियोजन, जिनको हम कह सकते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। उन पंचवर्षीय योजनाओं की जो व्यवस्था भी थी
वो भी कहाँ से ली गई थी? सोवियत संघ यानी रूस से ग्रहण की गई थी। आप 3 शब्द देखते हैं, आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आप इनका उल्लेख आपको प्रस्तावना में मिलता है, संविधान के भाग 4 में यानी डीपीएसपी में भी मिलता है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं, अनुच्छेद 38 में मिल जाएंगे आपको। तो जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, इन जो शब्दों को भारतीय संविधान में रखा गया, वो प्रावधान था सोवियत संघ के संविधान में। फिर हमने इन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे प्रावधानों को भी भारतीय संविधान में डाला है। तो वो जो व्यवस्था हमने ग्रहण की रूस से। एक होता है समाजवाद। समाजवाद, इस समाजवाद की व्यवस्था भी आपने जो प्रस्तावना पढ़ी होगी, बाद में जोड़ा था एक शब्द, जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके तहत इस शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, परंतु हम समाजवादी की चर्चा करें, ये समाजवाद भी रूस से ग्रहण किया था। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। उस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मैंने ज़्यादा नहीं ग्रहण किया। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया थी, वो संविधान में हमने संशोधन करने की प्रक्रिया ग्रहण की कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, वो प्रक्रिया हमने ग्रहण की। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, उस अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो उल्लेखित है। फिर हम पढ़ेंगे आयरलैंड कि आयरलैंड से क्या क्या ग्रहण किया हमने। आयरलैंड से ग्रहण की नीति निर्देशक तत्व, जो हम चर्चा कर रहे थे डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट जो पॉलिसी होती है, वो हमने जो भारतीय संविधान का भाग 4 में जिसको रखा, वो हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। फिर होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। हमने राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचित राष्ट्रपति, ये तो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। परंतु राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी इस राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, यानी कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस राष्ट्रपति को चुनेंगे, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहलाते हैं। और संपूर्ण राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। और आप तो को ज्ञात हो तो आपने पढ़ा होगा कि संसद के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और जो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था थी वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से ग्रहण किया? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा, भाई राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, वो ऐसा प्रावधान हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो विभिन्न 4 क्षेत्रों से होते हैं, कला से होते हैं, साहित्य से भी होते हैं, विज्ञान से होते हैं, और जो समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। ऐसे जो क्षेत्रों के जो व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये मनोनयन की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ग्रहण की? आयरलैंड के संविधान से। अब हम देखेंगे जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या है? जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन जो सेवाएं होती है या आपातकालीन जो शक्ति होती है उसका प्रावधान लिया गया। और उसमें लिखा, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबित करना। भाई आपातकाल जब लग जाए देश के अंदर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, तो उस राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो नागरिकों को उस संदर्भ में जो मौलिक अधिकार दिए गए, तो उन मौलिक अधिकारों को सरकार क्या कर सकती है? निलंबित कर सकती है कुछ दिनों के लिए। तो वो जो निलंबित करने का जो अधिकार था, प्रावधान था, वो राष्ट्रपति को दिया गया। और ऐसी व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की? जर्मनी के संविधान से ग्रहण की। मुझे आशा है, विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अब एक बार लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका। और आप आराम से ये जितने भी स्रोत हैं आप मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं, और इनमें से लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछता ही रहता है। तो मुझे आशा है आप इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे। जो भी आपको शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं इनमें कि साहब इस शब्द का अर्थ क्या होगा सर, तो आप उस शब्द को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए,
मैं आपको सविस्तार से उत्तर दे दूंगा, या दूसरे दिन हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।